सर ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट क्यूसी की इन्वॉल्वमेंट है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक्सकेवेशन की लेवल रिक्वायरमेंट 2 मीटर की है और ओवर एक्सकेवेट हो गया है, हाफ मीटर ज़्यादा एक्सकेवेट किया है, तो क्यूसी आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? हम आईएफसी की वायलेशन दे देंगे, ठीक है, आईएनसीआर दे देंगे कि आईएफसी को फॉलो नहीं किया गया। नहीं, तो इसको एनसीआर के बगैर हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, पहले क्योंकि ये इन्होंने ज़्यादा किया है तो पहले वायलेशन आफ्टर द फैक्ट है ना, एक चीज़ गलत हो चुकी है, आफ्टर द फैक्ट तो आईएनसीआर है। देखिए, जब भी आपने क्वेश्चन का आंसर देना तो आपने रूल पे जाना है। साइड पे क्या होता है, बंदा कहता है अच्छा यार मैनेज कर लेते हैं, बात करते हैं पीआईडी वो से कैसे कर लेते हैं, वो छोड़ दो उसको। जब भी आपने किसी इंटरव्यू में बैठना है, किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो देन यू हैव टू बी लॉजिकल। मेरा काम क्या है जी, आईएफसी पे डेप्थ है 2 मीटर, इन्होंने कर दी 2.2 मीटर, राइट? वायलेट हो गया आईएफसी। यस। आईएफसी का रेफरेंस दे के मैंने लिख देना जी कि ये सिचुएशन है और ये आईएफसी है, उस पे 2 मीटर रिक्वायरमेंट थी, ये आईएफसी से ज़्यादा चले गए, सो इट इज़ द वायलेशन, इट इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द आईएफसी, ठीक है, सो इट इज़ वायलेटिंग। अच्छा, अब वायलेशन होगी, करेक्टिव एक्शन इसका क्या है कि फिल इट, राइट, लेयर बाय लेयर जितना भी है, ठीक है, विद कंपैक्शन, ठीक है, अचीव दिस 95% व्हाटसोएवर एफडीटी, राइट, करके तो सही करेंगे, टेस्ट रिपोर्टें लगाएंगे, ठीक है, बैक 2-4 फोटो लगाएंगे, अगर तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, ठीक है, तो एफडीटी रिपोर्ट लगाएंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है सर। एक और क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ लूज सॉइल बिलो फाउंडेशन ड्यूरिंग एक्सकेवेशन विच कांट बी कंपैक्टेड एज अ क्यूसी, हाउ यू शुड हैंडल? तो नहीं कर सकते तो फिर आपको उसको स्लैग फिल डालेंगे। कंपैक्शन पॉसिबल नहीं है, लूज सॉइल है ना, लूज सॉइल है, कंपैक्शन पॉसिबल नहीं है। कंजेस्टेड एरिया होगा, नहीं, कंजेस्टेड एरिया का नहीं है, यानी मतलब आप एक्सकेवेशन कर रहे हो नीचे, एक्सेस की वजह से नहीं है, नीचे लूज सॉइल है लेकिन कंपैक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी सॉइल ऐसी है अगर हम उसकी कंपैक्शन भी करेंगे तो भी हमें अचीवमेंट नहीं मिल रही। तो आपको फिर वही करना पड़ेगा ना, आपको फिर स्लैग फिल डालना पड़ेगा। नहीं है सर, इसका आई थिंक लीन कंक्रीट से इसको कवर करता है, या स्ट्रक्चर कंक्रीट आप नीचे बिलो डाल लीन कंक्रीट से कवर करेंगे तो वो भी बैठ जाएगा। ये पॉइंट में नहीं, फिर आपने उसको ट्रीट करना है ना। असल में सर ये तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि हाँ, लूज सॉइल जब भी आए उसको रिमूव करो, जितना पॉसिबल है वो रिमूव कर दो और फिर लेयर पे रिमूव करके उसके सॉइल तो सर सिलेक्ट फिल डालेंगे ना, कंपैक्शन नहीं पॉसिबल ना। नहीं कर सकते सीएलएस से जो लो स्ट्रेंथ मटेरियल हम करते हैं ना उन जगहों पे जहाँ पे कंजस्टेड एरिया आती है पाइपिंग शाइपिंग के अंदर। ये इतना सिविल में मुझे टेक्निकली नहीं अंदर इतना पता, मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ, तो सिविल के अगर ज़्यादा टेक्निकल, क्योंकि मुझे ये पता है कि सॉइल अगर नहीं है तो आपको सॉइल इंप्रूवमेंट करनी होगी, राइट, उसके लिए आपको डीप जाना है, डीप जाके फिल करके लाना है, ठीक है, व्हाट्सएवर मतलब वो आपका वो है स्टोन वगैरह। ये तो खैर क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन एक क्वेश्चन इन्होंने सिविल की ज़्यादातर है, एज अ क्यूसी हाउ यू नो दैट द फाउंडेशन लोड इज़ मोर देन 320? वो हमने बात की थी। हाँ, वो कल बात हो गई थी। एज अ क्यूसी हाउ यू नो दैट हाउ मच कंपैक्शन इज नीडेड फॉर एनी स्ट्रक्चर? फॉर एनी स्ट्रक्चर, यस, कोई भी स्ट्रक्चर है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके लिए हमारे पास इतनी कंपैक्शन होना स्ट्रक्चर के जरूरी है? हिसाब से कंपैक्शन नहीं है, कंपैक्शन 320 आपके से ऊपर बिल्डिंग के हिसाब से, 95% अगर सैंडी एरिया में इतने परसेंट है, अगर वो है तो उसके उस पे भी है सर के ऊपर अगर हैवी स्ट्रक्चर आ रही है तो 95% की अचीविंग आप करेंगे, अगर थोड़ा सा लो है तो 90% की, हाँ, वो भी वेट के हिसाब से स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ना। लिखा हुआ है ना, तो बस वही क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है। फॉर अ सॉइल सैंपल रिपोर्ट हाउ यू नो दैट विच टाइप ऑफ सॉइल इज दिस, हाउ यू रीड द CV एनालिसिस ग्राफ? सिंपल है ना, सीवन एनालिसिस तो आप वो देख लेंगे ना कि कितने रिपोर्ट आती है ना, उसमें बाकायदा लिखा होता है कि सर हमारा मटेरियल सिलेक्टेड है, कौन सा है टाइप उन्होंने क्लासिफाई करके देनी है आपको, ठीक है, टेस्टिंग के बाद, और उसमें आपको बताना है सीवन एनालिसिस में क्या चीज़ है, इतने नंबर का सी जो है वो इतने परसेंट पासिंग है। curing precaution by any odd reason, if there is a violation on curing, what are the precaution and how to avoid core test? बहुत important question. हाउ टू अवॉइड core test वायलेशन हो गई क्यूरिंग की सर, हाँ अब हमारे पास क्या प्रिकॉशन है कि हम कोर टेस्ट से हट जाएं, कोर टेस्ट ना करना पड़े? नहीं, देखिए कोर टेस्ट तो हम क्यूरिंग पे करते ही नहीं है ना, क्यूरिंग की वायलेशन पे ही कोर टेस्ट। देखिए मेरी बात सुनिए, आप क्यूरिंग की वायलेशन आपकी हो गई, राइट, आप तो रिबाउंड हैमर कर लें। रिबाउंड हमारे हर जगह पे नहीं है ना, वो इतना एक्यूरेसी नहीं है उसकी। फिर और क्या करें?
एक तो जो रीज़न नॉर्मली बोला जाता है, लेकिन उस फिर लड़कों ने बोला कि ये नहीं है सही। कहते हैं कि अगर क्योरिंग हमारी पास 7 दिन की है ना नॉर्मली, तीसरे दिन हमने किसी टाइम क्योरिंग मिस कर दी, या एक दिन जुमा आया, जुमे के दिन नहीं किया, क्योरिंग मिस हो गई, तो कहते हैं कि 7 दिन की जगह पे हम इसकी क्योरिंग को एक्सटेंड कर देंगे 10 या 11 दिन तक पड़ेगा ना। कंक्रीट को मॉइस्ट होना चाहिए, वो तो स्ट्रेंथ सर सिर्फ 7 दिन में थोड़ी अचीव करता है, वो स्ट्रेंथ 28 डेज में हमारे पास चलता रहता है। 20 डेज मैक्सिमम कर लेता है। हाँ, मैक्सिमम कर लेता है। तो वो एक दिन हमने थोड़ा सा स्टे दे दिया, तो कहते हैं कि उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देंगे क्योरिंग को, तो उससे भी हम वो अचीव कर सकते हैं कि वो क्योरिंग की जो वायलेशन हुई थी ना उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड इसको अलाउ नहीं करता, वो कहता है 10 दिन ही, फिर आप 14 दिन भी करेंगे ना, आपने मिस कर दिया, ये वायलेशन आ गई, अब इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना। वही है ना, बाकी जुगाड़ तो जितने मर्जी सोचते रहोगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। तो एक हैमर है, वो उसने लिखा है कि हैमर टेस्ट राजी भी हो ना। हाँ, पॉइंट यार राजी, देखिए आपने जब क्वेश्चन का आंसर देना ना, तब आपने ये नहीं देखना पीएचडी राजी है ना, आपने टेक्निकली देखना है। हाँ, वो खुद पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है। बाकी जब हम कंपनी के हिसाब से देखते हैं, हम देखते हैं हम जान कैसे छूटेगी, कैसे, वो और चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली हैंडल करना। अच्छा, एक और है, व्हेन यू रिसीव द कंक्रीट ऑन साइट व्हाट थिंग यू शुड चेक ऑन डिलीवरी नोट, नॉट कंक्रीट डेटा शीट। डिलीवरी नोट पे आप देखेंगे डिस्पैच टाइम, कब डिस्पैच हुई, हाँ, जो हमारे टाइम डिलीवर हुआ है नहीं है, वहाँ पे जो स्लम है वो कितना है, टेम्परेचर उसी पे डिलीवरी में, टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, वहाँ पे रिवॉल्यूशन जब वो निकल रहा था, उसके बाद आप अपना टेम्परेचर करेंगे, आप अपना स्लम करेंगे। यस, ये डिलीवरी नोट पे है, बाकी डेटा तो उसका उस पे, हाँ, ट्रक का नंबर उधर लिखा हुआ होता है, उसके डिलीवरी नोट के ऊपर आपके पास जो ट्रक लेके आया है वही ट्रक है। अच्छा, फिर आगे है डिफरेंस बिटवीन रेड लाइन टेक्निकल, ये तो वो पता हो गया एज बिल्ड ड्राइंग एज 61 वालों में 60 रह गया है वो जी ले एज अ क्यूसी व्हेन यू विल रेज टीक्यू, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का। ऐसे क्यूसी व्हेन विल यू रेज टीक्यू, क्यूसी कभी भी टीक्यू रेज नहीं करता, ठीक है, लेकिन फील्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल प्रोसीजर जो है ना वो आपका प्रिवेल करता है। उसमें 2 ऑप्शंस हैं, क्या अगर कोई माइनर चेंज है तो रेड लाइन चल जाता है, अगर कोई मेजर चेंज है तो आपने टेक्निकल क्यूरिंग करके उसको डिजाइनर की कंसेंट लेके उसको फिर करना। कंस्ट्रक्शन अल्टीमेटली बंदा उसका भी रेड लाइन ही है। हाँ हाँ हाँ, रेड लाइन ही बता दो हमारे पास आते हैं चेंजेस आती है ना रेड लाइन में, एक माइनर चेंज आती है रेड लाइन में। देखिए कब हम टीक्यू रेस करते हैं, छोटी सी चीज़ है ना, कि आपने देखना है कि यार यहाँ से आप फिजिकली आप इधर से पीएमटी और सब लोग एग्री है यार इधर से नहीं लाइन जा रही, इधर से जाना चाहिए, थोड़ा सा चेंज आ रहा है हल्का फुल्का, राइट जी। तो उसको आप उस पे आपको डिज़ाइनर की कंसेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इधर ही उसको चेंज फील्ड में चेंज करके तो साइकिल लेके सब की उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। लेकिन अब जब एक कोई बड़ा चेंज आ रहा है जिसमें आपको कोई समझ नहीं आ रही इसका हल क्या करना है, ठीक है ना, या इस पर डिज़ाइनर को ही डिज़ाइन करना है, हाँ। ठीक है, या उसने आपने देखा कि जैसे हमारे यहाँ आया था, हमारे यहाँ क्या आया था कि एक ना वो जो होती है स्पोर्ट जिसके नीचे एक फुटिंग होती है और 2 पेडिस्टल होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वाल रखते हैं, वो वाल की एक फुटिंग उस पे आती है, एक उस पे आती है, राइट, 2 लेग्स आती है। तो अब हमारा जो इन्होंने जो ड्राइंग में सिविल की ड्राइंग में और जो मैकेनिकल की ड्राइंग में डिफरेंस था, उन्होंने सिर्फ मैकेनिकल सिविल की ड्राइंग को देख के कास्ट कर दी हुई थी, साइड में जाके ऊपर लाके वाल रखा तो वाल की एक फुटिंग आगे दूसरी आगे निकल गई, वो आई नहीं रही उसके ऊपर, ठीक है ना, और मेजर चीज़ आ गई। अब क्या करें, फिर हमने उसका टीक्यू रेज किया, ठीक है जी। अब ये क्या करें, हम इसको दोबारा कहा, बड़ी फाउंडेशन थी, ठीक है ना, टीक्यू पे फिर उन्होंने हमें कहा कि आप इसमें ड्रिल करके एक नई इसके साथ लगा दो ताकि वो इस पे ऐड करके तो उसमें उसको उसके साथ अटैच किया, ठीक है ना, वो फिर डिजाइनर ने डिजाइन करके दिया, उसका लोड मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हाँ, मेजर वो है ना चेंज है। क्या होता है ड्राइव में एक मटेरियल बेस है, ठीक है ना, ये पाइप जा रहा है, इधर एल्बो लग रही है, ऊपर मटेरियल लिस्ट में एल्बो दी रही है, तो आप टीक्यू लिखेंगे भाई इसमें एल्बो नहीं है इसके बीओक्यू में, तो हमें लगा के देखा कौन सी एल्बो लग रही है, क्या लगता है, जो डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम छोटा मोटा चेंज फील्ड में कर सकते हैं ना, हमारी इंजीनियरिंग कर सकती है विद पीएमटी कंसेंट, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। जो हमारे से बस के बाहर की बात होती है ना, ये मेजर आ जाती है जिसमें डिजाइनर की कैलकुलेशन एंकर बोर्ड का डिस्टेंस थोड़ा सा मिनिमाइज किया है, एंकर बोर्ड की जो डिस्टेंस है ना वो उस पे भी वो टीक्यू पे करोगे ना, वो तो हमने रेड लाइन किया है, वो ऐसे पता क्या वो नीचे रिवर्स आ कर लो, लेकिन ये है कि इन चीज़ों से फिर आपके लोड कैलकुलेशंस पे, आपकी यस उसकी बैलेंस पे, उस पे चीज़ों पे सारा फर्क पड़ता है,
अच्छा अगर आप टेक्निकली सोचेंगे ना तो हर चीज़ को आप मेजर बना सकते हैं सोचने में, ठीक है ना। अगर वैसे बाय ला रहे अच्छा यार छोटी सी चीज़ है क्या है कि मैं इधर किया है, लेकिन वो हमने रिलायंस से ही किया, ऐसे नहीं किया। वो ठीक है अगर आपने कर लिया आपके ऊपर पीएडी राजी है तो राजी है। अच्छा एक नहीं है ना, असल असूली में तौर पर 27 फाउंडेशन। असल में उसके ऊपर आ क्या रहा है ना, अगर आपका सिंगल यूनिट है उसके ऊपर सिंगल यूनिट ही आ रहा है ना, और वो आपको लगता है इतना क्रिटिकल नहीं है तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पूरा एक बड़ा असेंबली लग रही है उसके ऊपर तो फिर वो क्रिटिकल। अच्छा आगे है कंस्ट्रक्शन टीम वर्किंग ऑन साइट, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया, एज पर IFC ड्राइंग एंड देयर इज अ मिस्टेक एज पर अरामको स्टैंडर्ड, एज अ QC विल यू रेज INCR और TQ, ये हमने बात की कि TQ INCR ही जाएगी। हाउ मेनी टाइप ऑफ वायलेशन वी गॉट फ्रॉम अरामको, LBE NCR वर्कशीट। नहीं वो तो चले वायलेशन टाइप्स आ रही है ना, लेकिन अच्छा कैटेगरी माइनर मेजर वो नहीं लिखी है ना, टाइप ऑफ वो लिखा है। डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्ट, ये तो पता है ना, प्रोएक्टिव LBE स्टैंडर्ड वायलेशन एंड NCR। अच्छा सर ये LBE और स्टैंडर्ड वायलेशन भी तो इसी में आती है ना। देखिए LB जो है ना वो एक जनरल टर्म है, लॉग बुक एंट्री। हाँ वो पहले लॉग बुक होती थी आपको पता है, एक रजिस्टर रखते थे। हाँ अभी भी उसमें रिकॉर्ड कर लेते थे, हम भी हमने अपना एक इंटरनल का रजिस्टर रखा होता था। अभी इसको हम कहते हैं ये होगी ई लॉग हो गया। हाँ अभी पहले इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर उसके बाद ये EPM आ गया, उसमें लॉग हो जाता, राइट, है लॉग बुक एंट्री। एक जनरल टर्म है, लॉग बुक एंट्री की 4-5 किस्में, ठीक है। एक है जनरल कमेंट, PID साइड पे जाता है, जाके आगे GC डाल देता है, यार मैंने ये देखा ओके था, ये देखा ओके था, वो अपनी कारकर्दगी दिखाता है अपने बॉसेस को, उसका मसला नहीं है। वो कोई इशू GC नहीं है, वो जैसे एक GC डालता है कि यार मैं गया था उस दिन मैंने ये चीज़ें या जब हम INCR डालते हैं ना, हम उनको भेजते हैं, वो GC पे एक्नॉलेज करता है कि मुझे INCR मिली है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से INCR नंबर 1 2 3 आई है, वो भी GC पे डालता है, वो जैसे इन्फॉर्मेशन होती ठीक है, है। ये भी LB है, हाँ बुक एंट्री में जनरल कमेंट। प्रोएक्टिव है किसकी, वो भी LB है, ठीक है। फिर एक स्टैंडर्ड वायलेशन है, वो भी LB है, राइट। अब स्टैंडर्ड वायलेशन को आफ्टर द फैक्ट एंट्री कहते हैं, हाँ ठीक है ना। Yes. ये जो दोनों आफ्टर द फैक्ट नहीं है, ये पहले कमेंट है, एक पहले है और ये आफ्टर द फैक्ट है, काम हो चुका है गलत, आफ्टर द फैक्ट है। ये आप नॉर्मली इसको LB कह देते हैं, राइट। हालांकि LB एक जनरल टर्म है, लॉग बुक एंट्री है, उसके अंदर जनरल कमेंट भी आता है, उसके अंदर प्रोएक्टिव भी आता है, और उसके अंदर आफ्टर द फैक्ट वायलेशन भी आता है, यस ठीक है ना। अच्छा अब उसके आगे NCR है, हाँ इनके आगे NCR सिस्टम में नहीं रेज होती। NCR का एक और तरीकाकार है जो उनके पूरे फॉर्म पे होती है, ठीक। NCR जब आप साइड 381 पढ़ेंगे ना, तो जो माइनर किस्म की वायलेशन होती है वो स्टार्ट होती है LB से, यस ठीक है ना। और जो मॉडरेट है वो शुरू होती है NCR करेक्ट से, है। और जो मेजर है ना वो शुरू होती है वर्कशीट से, हाँ उसका स्टार्ट ही वर्कशीट है। अच्छा हाँ जो माइनर है ना, इसने एस्केलेट होके LB से जाना है NCR में, फिर अगर ना हाल हुई तो उससे इसने वर्कशीट में जाना है, इसका एक एस्केलेशन। हाँ वो एस्केलेशन प्रोसेस अगर लेकिन अगर है ही मेजर है तो डायरेक्ट रजिस्टर होगा। मुझे आई थी वर्कशीट एक, मैं उधर था। ये इसका सर कहते हैं कि वो असल में क्या है कि एस्केलेशन है ना, आप जैसे आप बात करते हैं कि जैसे हम कहते हैं यार अभी तो बात हमारे तक है, इसको रिजॉल्व कर लो। अब वायलेशन होती है PID तक, PID सुपरवाइजर तक, कितने के लोगों को पता होता है। NCR में PMT बॉसेज ये वो शामिल हो जाते हैं, और NCR इशूअर भी PID नहीं होता, PID सुपरवाइजर होता है, राइट। इसी तरह जब वर्कशीट में वो उसका इशूअर भी बड़ा होता है PQ लेवल, और उसके जो बाकी काउंटर पार्ट्स होते हैं वो भी बड़े, बात बहुत आगे तक निकल जाती है। अच्छा तो इसलिए एस्केलेशन प्रोसेस है। सर एक LB कितने INCR के बराबर है? कोई इसका तरीका नहीं, वो असल में PQP में मेंशन है, लेकिन वैसे 4 का बोलते हैं ना, लेकिन वो एक होता है कि आपने 2 ये रेज कर दी तो वो लेवल हो जाएगी, वो जस्ट PQP स्कोर लेवल कर, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा आगे है अपार्ट फ्रॉम डिफिनेशन व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर मास कंक्रीट बिफोर पोरिंग एंड आफ्टर पोरिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है मास कंक्रीट का। इसके लिए आपको इमरजेंसी प्लान करना है, कंक्रीट की टेम्परेचर बढ़ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, 3 जगहों पे आपने सेंसर लगा देने हैं, इसका क्योरिंग का सिस्टम ही अलग है, उसको पैक करना है पॉवर कंक्रीटिंग के बाद। वो इस पे वीडियो हमने बनाई। 54 बॉल पे 55 रह गया, और मैक्सवेल जी को इंजरी है, अभी तक है ना, वो खड़ा है। हाँ बस हो गया, ओए चला खड़ा है। अच्छा इंजरी के साथ खड़ा है, उससे चला भी नहीं जा रहा। अच्छा ये आपके लिए है, इफ द वॉल हाइट इज 10 मीटर हाउ यू शुड पोर द कंक्रीट। क्या क्या करेंगे इसके काम देखो पैट कमिंस के,
11 बनाया 60 वालों में। हाँ वो सही जा रहा है। प्रोग्राम बॉडी का वेट पे बनाएंगे ना जो आप कह रहे थे। कैसे बनाएंगे? 3 हर 3 मीटर के ऊपर विंडो, या अगर ऊपर से ट्रीमी पाइप इंटर कर देंगे, या अगर ट्रीमी पाइप भी पॉसिबल नहीं है तो उसके ऊपर एक और पाइप आता है जो हमारा कंक्रीट करता है, वो लगाएंगे ताकि नीचे तक कंक्रीट को डायरेक्ट गिरा सके। अच्छा आगे है, हाउ मेनी टॉलरेंस इन एक्सेप्टेंस इन द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। लिया हुआ है। वो अभी आपसे पूछा सर। 2%। 2% तो उसमें सीमेंटिशियस मटेरियल में है, और एग्रीगेट में कितना है, वाटर में कितना है, 2% केमी हाँ 2% सिर्फ सीमेंटिशियस मटेरियल में है सर। बाकी में एग्रीगेट में भी है, एग्रीगेट का भी वेट होता है उसका ना, कितने परसेंट वो मुझे नहीं पता। ये 2% वाला इसलिए पता है कि वो मान लीजिए अभी क्वेश्चन उठाया था ना, कब ये अभी के उसमें था किसी पे। उधर आ गया था ना, हमने उठाया था, मालिक ने नहीं उठाया था, अच्छा हमने उसको दोबारा नहीं कराया। हाँ हाँ ट्रायल मिक्स दोबारा हुआ है ना, 4 पॉइंट समथिंग आया हुआ था उसका। टॉलरेंस होता है सीमेंटिशियस मटेरियल। आपने एक मिक्स डिजाइन बनाया कि मैं इतने केजी ये डालूंगा, इतने केजी ये डालूंगा, जो आपका सिस्टम है ना, जो आपका बैच प्लांट है, आपको पता है उसमें जब आपने फीड कर दिया तो उसने चीजें खुद उठानी है। ठीक है। अब जब वो सारी उठाएगा ना, Exact वो जो जरूरी आपने है। लिखी हुई है ना, उससे 2% वायलेट कर सकता है। हाँ, मतलब 100 ऊपर लिखी है तो 102 तक आ सकती है, या 98 तक आ सकती है, प्लस माइनस, राइट। लेकिन वो जब 2% से ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब कि आपका सिस्टम में कैलिब्रेटेड नहीं है, या वो सही वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। व्हाट आर द 0997 में लिखा यस सर बिल्कुल। अच्छा व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एंकर बोल्ट स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर 3 टाइप, ये तो उसमें है ना, वो इसका जो स्टैंडर्ड ड्राइंग है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंकर बोल्ट। अच्छा इफ द डाई ऑफ एंकर बोल्ट इज इंक्रीज देन द एज डिस्टेंस बिटवीन एंकर बोल्ट एंड कंक्रीट एज शुड बी इंक्रीज और नॉट। शुड बी इंक्रीज। इसका फार्मूला है मिनिमम 100 है, बाकी इसका फार्मूला है, या तो 100 से अगर कम आ रहा है फार्मूले के मुताबिक तो 100 हम नहीं चलाना है, 100 से नीचे नहीं लेकर। लेकिन अगर फार्मूला लगा के 100 से ऊपर आ रहा है हाँ। तो जो फार्मूला है उसको फॉलो करेंगे, 100 को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। फार्मूला कौन सा तो है? एक है उसमें ये डाया डाल देंगे ना, तो बाकायदा आपका एज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसमें उसी स्टैंडर्ड ड्राइंग में ऊपर लिखा हुआ है, अभी जहन से निकल गया। विल यू गिव ECD फॉर एनी वायलेशन? Yes. हु विल, आप नहीं देते ना, हु विल गिव ECD फॉर एनी वायलेशन? कंस्ट्रक्शन टीम के साथ क्वालिटी मिल के बनाती है ECD। एग्री कंप्लीशन डेट है ना, तो दोनों पार्टी एग्री हो जाते हैं, एक डेट सर निकाल। कंस्ट्रक्शन भी उसको लेके आते हैं इसमें ECD जो हाँ, बेसिकली क्या होता है टेक्निकली अगर देखा जाए ना, ACD होती है कॉन्ट्रैक्टर, PMT और PID के बीच, राइट। एग्री, ये 3 पार्टियों का एग्री होना जरूरी है। अब जब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से प्रपोज कर, अपनी जो INCR होती है ना, उसकी QC मैनेजर ने प्रपोज करना है कि ACD ये ACD है, ठीक है। वो इंटरनली अपनी कंस्ट्रक्शन से बात करके चले, लेकिन वो ऑफिशियली वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आप इंटरनली अपनी बात कर लें कि भाई हम 2 महीने में कर सकते हैं, 1 महीने में, तो फिर एज अ QC मैनेजर मैं प्रपोज करूंगा INCR के ऊपर लिख के, तो अगले एक्सेप्ट कर ले नहीं कर ले, दे हैव राइट टू रिवाइज, दे से नो इट इज क्रिटिकल, इट हैज टू बी डन विद इन अ वीक, सो दे हैव देयर राइट। प्रपोजल हमने देना होता है INCR का। अच्छा। लेकिन जो आपको की वायलेशन होती है वो PID जो इनिशिएट करता है वो प्रपोज करता है, और उसके सुपरवाइजर के पास चांस होता है विद इन 5 डेज वो उसको ACD को चेंज कर सकता है, ठीक है। जब सर चाहिए। 2 महीने अगर ECD देते हैं INCR का, उसमें 2 महीने में क्लोज ना हुआ तो एक्सटेंड करेंगे या ये? INCR की जो पिछला 381 था ना पुराना, उसके मुताबिक 1 टाइम एक्सटेंशन थी। अभी जो नया 381 वो उसके उन्होंने मुताबिक आपकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। अच्छा। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो उसका क्या होगा दोबारा। कि वो नहीं, वो क्लोज हो जाएगी नहीं। और एस्केलेट हो जाएगी LB में। अच्छा आपकी NCR क्लोज हो जाएगी, उसकी जगह पे PID LB इशू कर देगा, अच्छा ठीक है। ठीक वो है। LB इशू कर देगा, और LB पे जो भी ACD आएगी उसको हम उसी को फिर फासले से जो मर्जी करना है 3 मंथ देना है मैक्सिमम, 3 मंथ अभी। हाँ, 3 90 मंथ days देखो, का। आप देने को आप 2 साल दे रहे हैं, लेकिन 3 मंथ इसलिए देते हैं कि 3 मंथ तक आपने PID सुपरवाइजर तक रहना, उससे ऊपर जाएंगे फिर- 90 डेज से 180 डेज तक आपको उनके बॉसेस की एग्रीमेंट चाहिए। अच्छा। 180 डेज से ऊपर ID मैनेजर का एग्रीमेंट चाहिए, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ये ना escalator आके ऊपर जाता है। कौन जाएगा उसके पास? अच्छा एज पर विच स्टैंडर्ड हाउ मच टॉलरेंस इज अलाउड बिटवीन द रिपोर्ट्समेंट स्पेसिंग, ये ECI 117 है। आगे है एज पर विच स्टैंडर्ड हाउ मच टॉलरेंस इज अलाउड इन कंक्रीट कवर वॉल बीम कॉलम फाउंडेशन, ये भी उसी में 117 में है।
As per which standard, how much spacing should be between two reinforcement? लो जी लाला जी स्कोर ये रह भी गया सी आई सॉरी ये 318 में 47 हाँ ये सर मैं इधर देख 318 में है ठीक है। ये जो स्पेसिंग होती है ना मिनिमम स्पेसिंग किस चीज़ की स्पेसिंग? 2 स्टील बार्स की स्पेसिंग वो तो आपने कहा ना 117 में। 117 में टॉलरेंसेस है। स्पेसिंग जो है 318 में है 315 में है और SP 66 में भी उन्होंने बताया कि आपके पास अगर एग्रीगेट साइज़ है ना मोटा एग्रीगेट है तो इसका 3/4 होना चाहिए। बार साइज़ है 1 इंच का तो इन दोनों की स्पेसिंग बिटवीन में भी 1 इंच होना चाहिए मिनिमम। एक और भी पैरामीटर्स है, ये 3 पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं कि इतना होना चाहिए बीच में। अच्छा एक और आगे है टाइप ऑफ ड्राइंग ऑन विच ड्राइंग कंस्ट्रक्शन टीम स्टार्ट द वर्क। कंस्ट्रक्शन टीम कौन सी ड्राइंग के ऊपर काम स्टार्ट कर सकती है? IFC ड्राइंग 60% के ऊपर। हु विल प्रिपेयर मेथड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्क और एक्टिविटी? कंस्ट्रक्शन। और आपको क्या